जो भी घर से है वो बता दें। कुछ दिख रहा है? नेटवर्क वगैरह ठीक है आपके? जी सर। समीकरण 4 है ना। अब आपको संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की जो स्थितियां हैं वो मैं याद दिला देता हूं। अगर फाई जो है वो 0 हो, या फिर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरह से, और जनरल पद हो जाती है 2n पाई, 2n पाई, है ना। ये तो शून्यवां पद है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये 2n पाई। अगर n का मान 0 रखें तो ये आ जाएगा, n का मान 1 रखें तो ये, n का मान 2 रखें तो ये, n का मान 3 रखें तो ये पद आ जाएगा। और जब फाई इनमें से कुछ होता है तो आपको याद दिला देता हूं, किसी तरंग के लिए इस तरह से हम दिखाते हैं, है ना। तो ये जो स्थिति होती है इसे कहते हैं पाई वाली स्थिति, इसे कहते हैं 2 पाई वाली स्थिति, इसे कहते हैं 3 पाई। और पाई वाली स्थिति के लिए जो पथांतर होता है वो होता है लैम्डा बाई 2। 2 पाई वाली स्थिति के लिए जो पथांतर होता है वो होता है लैम्डा। अब आप सोच सकते हैं 3 पाई के लिए क्या होगा। 3 लैम्डा बाई 2, 1.5 हो गया, मतलब 1 प्लस आधा। 4 पाई के लिए क्या होगा? 2 लैम्डा। 4 पाई के लिए क्या होगा? 2 लैम्डा हो जाएगा। तो अगर फाई इनमें से कुछ है, फाई अगर इनमें से कुछ है, तो पथों का अंतर अपने अपने डायग्राम में देख लो। S2C, S1 से P की तरफ, S2 से P की तरफ, S1 से और S2 से P की तरफ जो तरंगिकाएं जा रही है उनके पथों में अंतर कितना है? S2C लम डाला था। तो S2C अगर 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, और जनरल पद n लैम्डा हो, सही है ना। 0 फिर 2 पाई के संगत लैम्डा, देख लिया ना। 2 पाई के संगत क्या है? लैम्डा। और 4 पाई के संगत क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इसमें से कुछ हो। तो कौन सा व्यतिकरण होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है। और संपोषी व्यतिकरण के परिणाम स्वरूप पर्दे पर दीप्त फ्रिंज बनती है। तो पी बिंदु पर दीप्त और अदीप्त का बनना किस पर निर्भर करेगा? पथांतर S2C पर निर्भर करेगा। तो एक तो मैंने बता दिया, अगर पथांतर इनमें से कुछ हो तो संपोषी व्यतिकरण, और पी बिंदु पर, पर्दे के पी बिंदु पर दीप्त फ्रिंज बनेगी। लेकिन फाई का मान इनमें से कुछ हो, जैसा कि आप जानते हैं पाई है ना, 3 पाई, 5 पाई, और एनवा पद 2n माइनस 1 पाई। यहां ध्यान देना, 2n माइनस 1 कैसे आया? n का मान 1 रखो, n का मान 1 रखकर देखो, मन में यही आएगा। इस n का मान 2 रख के देखो, यही मिलेगा। इसी तरह से n का मान 3 रखकर देखो, यही मिलेगा। तो ये nवा पद होता है। अगर कलांतर आपके सामने है तो S2C पथांतर क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया था, पाई के संगत लैम्डा बाई 2 होता है पथांतर। कलांतर अगर पाई है तो पथांतर लैम्डा बाई 2 होता है। तो जहां पाई है उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा बाई 2। जहां पाई है उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा बाई 2। जहां पाई है वहां क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा बाई 2। इसी तरह से n वा पद क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1। जहां पाई है उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा बाई 2। तो अगर पथांतर इनमें से कुछ हुआ तो कौन सा व्यतिकरण होगा? विनाशी व्यतिकरण। और पर्दे पर दीप्त या अदीप्त, पर्दे पर अदीप्त फ्रिंज बनेगी। ठीक है, तो ये बात अब इस समीकरण 4 पर लागू करेंगे और काम शुरू करते हैं। लिखिए, यदि यदि पथांतर यदि पथांतर S2C बराबर S2C बराबर लैम्डा बाई 2 कॉमा 3 लैम्डा बाई 2 कॉमा 5 लैम्डा बाई 2 कॉमा फिर 3 डॉट, फिर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो तो पहले समझाया आपको ये तरंगों का चित्र बनाकर भी आपके दिमाग में फिट हो जाए कि पाई के संगत पथांतर लैम्डा बाई 2 होता है, 2 पाई के संगत पथांतर लैम्डा होता है। तो यहाँ पर बात समझ में आती है दोनों ही, है ना। तो यदि पथांतर S2C बराबर, है ना, हो तो पर्दे पर अदीप्त फ्रिंज बनती है।
पर्दे पर अदीप्त फ्रिंज बनती है। खड़ी पाई। पी बिंदु पर एन वी अदीप्त फ्रिंज हेतु, पी बिंदु पर, पर्दे पर दिखाया आपने पी बिंदु, और ओ की पी से दूरी कितनी दिखाई है, ओ की पी से दूरी देखो आपने क्या दिखाई है, देख लो y है ना। तो पर्दे पर यदि एन वी अदीप्त फ्रिंज, क्या लिखा, हाँ, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर एन वी अदीप्त फ्रिंज हेतु, एन वी, एन वी है ना, जैसे पांचवी छठी सातवीं, एन वी अदीप्त फ्रिंज हेतु, एन वी अदीप्त फ्रिंज हेतु वाई एन बराबर, ये जो y है ना ये तो कॉमन है, जनरल है। अब y का मान क्या मैंने मान लिया, वाई एन, एन वी अदीप्त फ्रिंज हेतु, तो यहां पर लिखना है 2n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा 2n माइनस 1 के साथ गुणा किसको करना है, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी बटा डी, क्योंकि यहां लिख देना चूंकि S2C बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, S2C एन वी अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर है। देख रहे हैं ना आप, ये पहली अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, ये दूसरी के लिए, ये तीसरी के लिए, चौथी के लिए, चौथी के लिए, हाँ, तो इस तरह से चौथी पांचवी छठी, और ये एन वी के लिए। तो याद रखना n का मान 1 रखोगे तो ये मिलेगा, n का मान 2 रखोगे तो ये पद मिलेगा, n का मान 3 रखोगे तो ये, इसलिए तो एन वी अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर रख दिया मान, तो वाई एन मिल गया। इसके नीचे लिखिए इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार n प्लस 1v, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। इसी प्रकार n प्लस 1v अदीप्त फ्रिंज हेतु, n प्लस 1v अदीप्त फ्रिंज हेतु वाई एन प्लस 1 बराबर वाई एन प्लस 1। तो ध्यान दें इधर दो दो का जंप हो रहा है, यहाँ कितने लैम्डा बाई 2 है, 1 लैम्डा बाई 2, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2, दो दो का जंप है। तो n वा पद तो था 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, अब n प्लस 1 वा पद क्या होगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, यहाँ पर 2n प्लस 1 आएगा, माइनस 1 है ना, प्लस 2 जोड़ो, जब इसमें प्लस 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक बात है ना, वाई एन प्लस 1। तो समीकरण 6 दे दें, यहाँ पर समीकरण 5 ऊपर वाली को दे देते हैं, समीकरण 5 और 6। अब आपको डायग्राम से बात को समझाते हैं, यहाँ कहीं डस्टर दिख रहा है क्या, तो डायग्राम से बात को समझें। अब हमें फ्रिंज चौड़ाइयों हेतु सूत्र व्युत्पन्न करना है, और फ्रिंज कितने प्रकार की बनती है, 2 प्रकार की, चमकीली और काली, मतलब दीप्त और अदीप्त। तो हमें दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंजों की चौड़ाइयां निकालनी है। अगर पर्दे को कोई व्यक्ति सामने से देख रहा है, चित्र में तो हमने साइड से दिखाया कि एक प्लेट, एक परत है, यहाँ छिद्र है, तो ये तल है पर्दे का जो साइड से आप देख रहे हैं, याद है ना, वो ब्लू कलर का एक तख्त लेकर आपको दिखा रहे थे। तो यहाँ पर ये जो रेखा है ये है ओ बिंदु वाली सेंट्रल रेखा। सेंट्रल लाइन हमेशा कैसी होती है, दीप्त, ये दीप्त। दीप्त के ऊपर जो रेखा होगी वो कैसी होगी, अदीप्त। ये मैंने इस तरह से दिखा दिया अदीप्त को, और अदीप्त के ऊपर वापस दीप्त, दीप्त के ऊपर वापस अदीप्त, और अदीप्त को हम इस तरह से थोड़ा शेड करके दिखा देते।
फिर इस तरह से एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त बनती जाती है तो ये वापस दीप्त और दीप्त के ऊपर वापस अदीप्त, इस तरह से बनती रहती है। मान लेते हैं इस सेंट्रल लाइन से, ये सेंट्रल लाइन कौन सी लाइन है जहां पर केंद्रीय दीप्त बनती है? ओ पर्दे पर ओ दिखाया आपने, क्योंकि इस पर्दे को हमने बस ऐसे दिखा दिया था एक रेखा द्वारा, तो वहां ओ दिखाया था हमने और यहाँ पी दिखाया, तो ओ से पी की दूरी आपने वाई दिखाई। ये वाई जनरल है, इस वाई को हमने एन वी दीप्त फ्रिंज के लिए लिखा है वाई एन प्लस वन वी दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज के लिए लिखा है वाई एन प्लस वन। तो आपको भी पता है कि दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच में हमेशा एक दीप्त होती है, दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच में हमेशा क्या होती है? एक दीप्त फ्रिंज होती है। तो हम अगर yn+1 में से yn को घटा दें तो हमें दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मिलती है। एक और बात बता देता हूं, ये जो दूरियां होती है ये कहां से नापी जाती है? ओ से। आपने अपने चित्र में ओ से ही नापी है। तो हम दीप्त फ्रिंज तथा अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां कहां से नापते हैं? ओ से नापते हैं। मान लेता हूं यहां पर ये है yn, क्या एन वी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, और यहां पर है yn+1 और यह है n+1 भी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, और इन दोनों के बीच में क्या है? दीप्त। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मुझे कैसे मिलेगी? yn+1 माइनस yn, क्योंकि O से yn की दूरी ये है और yn+1 की दूरी ये है, तो इन दूरियों का अंतर मुझे क्या मिलेगी? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो ऐसा माना जाता है कि दो क्रमागत अदीप्त के बीच की दूरी क्या है? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। और इसका उल्टा भी हम करेंगे कि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच में हमेशा क्या होती है? एक अदीप्त। और दीप्त और अदीप्त दोनों की चौड़ाई हम निकालेंगे और आप पाएंगे कि वो समान आ रही है। तो माइनस क्यों करना है उसे बताने के लिए चित्र बनाया। आपकी किताबों में ऐसे कोई चित्र नहीं मिलेंगे समझाने के लिए। तो हमने पहले तो ये समझा पथांतर कलांतर की पूरी कहानी, ताकि जो क्रम आपको नोट्स में लिखवाया वो आपको समझ में भी आ जाए। विनाशी व्यतिकरण, क्योंकि पाई वाली बात तो आपको पता है, पाई का विषम गुणज, अगर पाई का विषम गुणज है तो समझ गए पाई के संगत ये है, 3 पाई के संगत ये है, 5 पाई के संगत। तो ये पथांतर के पदों में है, पथांतर लैम्डा के पदों में होता है और कलांतर पाई के पदों में होता है। ओके, लिखिए, चूंकि दो क्रमागत, इंपॉर्टेंट बात जो अभी डायग्राम से समझाया था उसको अब लिख रहे हैं, चूंकि दो क्रमागत अदीप्त, चूंकि दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के मध्य, चूंकि दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के मध्य सदैव एक दीप्त फ्रिंज बनती है, सदैव एक दीप्त फ्रिंज बनती है, तब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो ये बीटा ब्राइट, दीप्त मतलब ब्राइट चमकीली, तो ये बी किसके लिए है? बीटा बी मतलब ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई, चमकीली मतलब ब्राइट मतलब दीप्त। तो दीप्त कहां होती है? दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच। तो दो अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों, वो भी कौन सी? क्रमागत, क्रमागत। तो दो क्रमागत के बीच में केवल और केवल एक ही दीप्त होती है। तो घटाएं, समीकरण कौन कौन से दिए थे हमने? 5 और 6, 5 और 6 से मान रख दो, समीकरण 5 और 6 से मान रख दो और फिर घटा दो, एक सूत्र आ जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है, 2n+1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस 2n-1 लैम्डा अपॉन 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो अधिकांश जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेता हूं मैं, तो आ रहा है लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d बड़े कोष्ठक में 2n+1 माइनस 2n+1। देखो भाई माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस क्या करेगा? चिन्ह बदल देगा। ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है छोटे ब्रैकेट के अंदर उनका चिन्ह बदल देगा। और लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d कॉमन आ गया। अब
बीटा ब्राइट बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी बड़ा कोष्ठक 2, बड़े कोष्ठक में केवल और केवल 2, सही बात। 2n कट गया, 1 + 1, ठीक है। तो बीटा ब्राइट बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई, चमकीली मतलब दीप्त, तो तीनों नाम एक ही है, चमकीली बोल सकते हैं, ब्राइट बोल सकते हैं या दीप्त बोल सकते हैं, उसकी चौड़ाई है। हो गया। तो टॉपिक बड़ा भी है, महत्वपूर्ण भी है, और इसको अभी थोड़ा सा और बाकी है। ये तो है बीटा ब्राइट, अभी हम बीटा डार्क भी निकालेंगे, बीटा डी, डी फॉर डार्क, अदीप्त, और उसके लिए ये काम आएगा। ये जो S2C है ना, S2C क्या क्या हो सकता है, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, एनवा पद n लैम्डा। और दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां ज्ञात करेंगे, जैसे ये ज्ञात किए ना, n + 1 yn, और दो क्रमागत दीप्त के बीच सदैव एक अदीप्त होती है, और इस तरह से घटाकर क्या निकाल लेंगे, उस अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी निकालेंगे, और आप देखेंगे ऐसी ही आएगी। तो दोनों काम करने थे। हो गया यहाँ तक, यहाँ पर और घर पर सभी से पूरा करके एक बार इसको फटाफट रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इस को कोई समीकरण नहीं देना है, इसके नीचे लिखिए, जैसा आपने यहाँ लिखा था ना आज आते ही, यदि, तो आज आते ही आपने जो लिखा था ना समीकरण 4 के नीचे, ऐसा एक पैराग्राफ बनाकर स्टार्ट करना। लिखिए, यदि पथांतर S2C बराबर, यदि पथांतर S2C बराबर बराबर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 3 डॉट, n लैम्डा हो तो पर्दे पर अदीप्त या दीप्त, हाँ, पर्दे पर दीप्त फ्रिंज, पर्दे पर दीप्त फ्रिंज बनती है, पर्दे पर दीप्त फ्रिंज बनती है, खड़ी बाई। तो पथांतर इनमें से कुछ हुआ तो दीप्त, ये तो n तक है, n + 1 n + 2 आगे भी ले सकते हैं। ओके, आगे लिखिए, बिंदु P पर NV दीप्त फ्रिंज हेतु, बिंदु P पर NV दीप्त फ्रिंज हेतु, दीप्त फ्रिंज हेतु। तो कुछ बच्चे हो सकता है समीकरण 5 के समय ही कंफ्यूजन में आ गए हों, तो मैं याद दिला दूं, समीकरण 4 में जहां मैंने स्टार लगाया ना, ये क्या है, ये पथांतर S2C, ये पथांतर S2C इनमें से कुछ हुआ तो दीप्त, और ये पथांतर S2C इनमें से कुछ हुआ तो अदीप्त। तो मैंने इस S2C की जगह आज पहले ये रखा था, तब कहा था NV अदीप्त, देख लो 2n - 1 λ/2 किसकी जगह रखा है, ये S2C। फिर इस S2C की जगह हमने n + 1 पद रखा। अगर मैं इसके भी आगे वाला पद बताऊं तो वो होता है 2n + 1 λ/2। भाई दो का जंप है ना, 1 3 5, तो n 2n - 1 के बाद क्या होगा, 2n + 1 +2 जोड़ दो आप। अब यहाँ S2C की जगह में n लैम्डा रखूंगा, फिर n + 1 लैम्डा रखूंगा, सीधा सीधा n लैम्डा, क्योंकि यहाँ एक एक का जंप है, 0 के बाद 1 लैम्डा, 1 के बाद 2 लैम्डा, 2 के बाद 3 लैम्डा, तो n लैम्डा के बाद क्या आएगा, n + 1 लैम्डा। तो पहले NV दीप्त फ्रिंज हेतु लिखिए, समीकरण 7 क्या होगा, NV दीप्त फ्रिंज हेतु yn डैश बराबर n लैम्डा d अपॉन d। कौन सा समीकरण, 4 को देख लो, S2C की जगह मैंने n लैम्डा रख दिया, तो यह है समीकरण 7। देखो yn डैश, ये yn डैश क्या है, पर्दे पर O बिंदु से NV दीप्त फ्रिंज की दूरी, बिंदु O से NV दीप्त फ्रिंज की ऊंचाई, डैश लगा दिया, देखो क्योंकि दीप्त है ना, अदीप्त के लिए yn लिख दिया था। लिखिए, इसी प्रकार
इसी प्रकार n+1v दीप्त फ्रिंज हेतु, इसी प्रकार n+1v दीप्त फ्रिंज हेतु n+1 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। समीकरण 8 हम दो बार क्यों निकालते हैं? n v दीप्त n+1v दीप्त, दो क्यों? क्योंकि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच में हमेशा एक अदीप्त होती है और उस अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हम निकाल लेंगे इनके अंतर से। जैसे दो क्रमागत अदीप्त के बीच में एक दीप्त की निकाली थी, तो लिखिए चूंकि दो, तो जैसा हमने अदीप्त के लिए किया था अब दीप्त के लिए कर रहे हैं। याद है ना क्या निकाला था हमने? स्टार लगाया था बीटा बी, दीप्त के लिए निकाला था लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को निकालने के लिए मुझे स्थितियां किसकी निकालनी पड़ी? अदीप्त की। स्थितियां किसकी निकालनी पड़ी थी? अदीप्त की। अब मैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालूंगा बीटा डी, डी फॉर डार्क। और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए मुझे किसकी स्थितियां पहले निकालनी पड़ी? दीप्त की, क्योंकि दो दीप्त के बीच में एक अदीप्त होती है। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखने वाली थी। लिख लिया पूरा? चूंकि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के मध्य, चूंकि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के मध्य सदैव एक अदीप्त फ्रिंज होती है, तब अदीप्त फ्रिंज होती है, तब अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तब अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा डी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा डी, डी फॉर डार्क, तो वो क्या होगा? yn+1 डैश माइनस yn डैश, तो n+1v माइनस nv अदीप्त फ्रिंजों के बीच में सदैव एक दीप्त होती है। तो मान रखते हैं कहां से? समीकरण 7 और 8 से। तो ये हो जाएगा n+1 लैम्डा, है ना, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो वही जो अधिकतम कॉमन आता है कॉमन लेते हैं और देखेंगे बीटा डार्क और बीटा ब्राइट समान चौड़ाई के होंगे, जो कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि यंग के, है ना, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ये व्यतिकरण है ना, यंग के इस व्यतिकरण प्रयोग में पर्दे पर समान चौड़ाई की दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलती है ना। तो लैम्डा डी अपॉन डी ब्रैकेट के अंदर n+1 माइनस n, ब्रैकेट के अंदर कितना बचा? +1, +1 को किसी से भी गुणा करो तो वही आता है। तो बीटा डार्क क्या आएगा? लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो अगर प्रूव करने के लिए आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में बनने वाली दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयां समान होती है, तो यहां तक करना पड़ेगा। पहले दीप्त की निकाली थी, अब अदीप्त की निकाली चौड़ाई, और दीप्त और अदीप्त की चौड़ाई एक जैसी आ रही है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो लिख दीजिए बस, और एंड हो गया टॉपिक। तो इसको मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। लिखिए, अतः स्पष्ट है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर बनने वाली दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयां समान होती है। दीप्त तथा अदीप्त
फ्रिंजों की चौड़ाइयां समान होती है, समान होती है। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले। में एक कोई प्राणी बाहर हो गया दिखता है, पता नहीं कौन। कोई आपने बताया नहीं, बीच में कोई आया होगा। हाँ भाई, तो अटेंडेंस भी हो गई, इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता, रिवाइज करने में समझ लो अगर टॉपिक करने में 60 मिनट लगे हैं तो रिवाइज करने में 8 से 10 मिनट भी नहीं लगते। देखिए तो टॉपिक क्या था उसको देख लें। सबसे पहले आपने चित्र बनाया था, है ना, स्लेटों का तल, फिर सामने समांतर रूप से क्या लगा दिया था हमने, पर्दा, याद है ना। ये स्लेटों का तल है, यहाँ S1 S2, इससे समान दूरी पर एक प्रकाश स्रोत दिखा दिया था। S1 से P तक और S2 से P तक जो तरंगिकाएं जा रही है उनमें पथांतर के लिए मैंने यहाँ एक लंब डाल दिया था और इसको C बिंदु कह दिया था। तो S2C है पथों का अंतर। पथांतर किसके पदों में होता है, लैम्डा के पदों में। ठीक है, S1 से एक लंब यहाँ डाला, S2 से, है ना, पर्दे पर एक M बिंदु दिया था, एक N बिंदु दिया था। S1 S2 का एक मध्य बिंदु आपको कह देते हैं मान लो Q, और Q से लंब डाल दिया, ये केंद्रीय बिंदु O, हमेशा चमकीली मतलब दीप्त फ्रिंज यहाँ बनती है, इसको P बिंदु कहा। O की P से दूरी आपको सबसे पहले मान लेनी है Y। चूंकि S1 से S2 की दूरी D है, सही बात, तो M की O से दूरी आधी हो जाती है, Q मध्य बिंदु है, और N की भी O से दूरी आधी हो जाती है ना। तब P की M से दूरी रह जाती है y माइनस डी बाई टू, और N बिंदु की P से दूरी हो जाती है y प्लस डी बाई टू। चित्र इस तरह से आप पूरा कर लेंगे, 1-2 मिनट नहीं लगते ज्यादा से ज्यादा। फिर आप एक त्रिभुज लेते हैं S1MP, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। SP का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। S1MP में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पर्दे की स्लिटों के तल से दूरी याद है ना, कैपिटल डी ली थी, इसलिए डी स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक और त्रिभुज लिया था, वो लिया था S2NP, इसमें S2P का होल स्क्वायर आया था y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समीकरण कुछ दे दी थी हमने, फिर हमने घटाया था S2P में से S1P के होल स्क्वायर को घटाया था, तो आपको क्या मिला था, y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। फिर याद है a प्लस बी a माइनस बी किया था, तो यहां पर मिला था S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P, और यहां पर 2y डी। कुछ याद आ गया होगा, a प्लस बी a माइनस बी, एक बार a प्लस बी करेंगे तो ये मिलेगा, a माइनस बी करोगे तो y कट जाएगा, डी बाई टू हो जाएगा d। सही है, तो यहां से मैंने आपको कहा था S2P माइनस S1P तो क्या है, पथांतर, याद रखना पथांतर। मैंने आपको ये भी बताया था प्रैक्टिकल डायग्राम में S1P S2P और कैपिटल D लगभग बराबर होते हैं। इस चित्र में कभी नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल नहीं लगेगा इस चित्र में तो, लेकिन प्रैक्टिकली जो मिलीमीटर और मीटर का अंतर 1000 कोटि का होता है, तब D प्लस D क्या कर दिया था हमने, 2D, और एक D, एक 2 कैंसिल करके y बराबर लिखने के लिए आपको कहा था S2C इंटू D अपॉन स्मॉल d। ये था आपका समीकरण 4, जिसमें आज हमने स्थितियां लागू की थी कि अगर पथांतर S2C का मान लैम्डा बाई 2 हो, 3 लैम्डा बाई 2 हो, एंड सो ऑन 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो, तो पर्दे पर अदीप्त फ्रिंज बनती है। और NV अदीप्त फ्रिंज के लिए आपने लिखा था 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, समीकरण 5। और n प्लस 1V अदीप्त फ्रिंज के लिए स्थिति क्या थी,
n+1 है ना, यहाँ -1 था, अब आ जाएगा 2n+1 λ/2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये समीकरण आपने 5 दे दी थी या 6 दे दी होगी, 5 और 6। फिर हमने एक बात लिखी थी कि दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच में सदैव एक दीप्त होती है, इसलिए yn+1 माइनस yn क्या होगी, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। दीप्त मतलब ब्राइट। इसको घटाया था, रखा था, और आपका आंसर आ गया था कितना, λ/d/d। बड़ा आराम से आ जाता है। इसके बाद समीकरण 5 और 6 मिल जाए बस। इसके बाद आपको याद होगा, अगर S2C का मान लैम्डा हो, याद है ना, 2 लैम्डा हो या फिर n लैम्डा हो, तो पर्दे पर दीप्त फ्रिंज बनती है। n भी दीप्त फ्रिंज के लिए स्थिति हम लिखते हैं yn डैश बराबर n लैम्डा d/d। n लैम्डा किसकी जगह, S2C की जगह। समीकरण 4 इसलिए काम का है ना। और जब हम n+1v अदीप्त फ्रिंज के लिए स्थिति लिखते हैं O बिंदु से, तो वो हो जाती है n+1, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा। समीकरण 8, समीकरण 7। 8 में से 7 को घटाते हैं तो आपको पर्दे पर ब्राइट है ना, दो चमकीली के बीच में जो काली फ्रिंज होती है उसकी चौड़ाई मिल जाती है, डार्क फ्रिंज की, और वो भी कितनी मिलती है, λ/d। तो तरीका दिमाग में फिट कर लेना। कुछ तो रिवीजन से बात पक्की हो जाती है, कुछ आप घर पे कॉपी में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं, तो लिखिए, प्रकाश का विवर्तन टॉपिक सिलेबस में है ना, हो गई। प्रकाश का विवर्तन तो नया टॉपिक, बिल्कुल नया, कुछ अलग टॉपिक है ना। व्यतिकरण समाप्त हो चुका है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। अब ये विवर्तन क्या होता है, तो अगर प्रकाश की तरंगे, प्रकाश की किरणें संचरित होकर आ रही है, तो जब माध्यम नहीं बदलता तो प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधी चलती है। प्रकाश की किरणें मुड़ती कब है, जब परावर्तन हो या फिर जब अपवर्तन हो, अन्यथा सीधी चलती रहेगी। आप कह रहे हो माध्यम बदल जाए तो भाई अपवर्तन होगा, या फिर परावर्तक पृष्ठ आ जाए तो मुड़ के वापस आ जाती है लौटकर। तो प्रकाश की किरणें मुड़ती है, परावर्तन हो या अपवर्तन हो तब। लेकिन एक और घटना है जिसके कारण प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, उसे कहते हैं विवर्तन। कैसे, मान लो प्रकाश किरणों के मार्ग में एक अवरोधक आ गया, अवरोधक, और जो प्रकाश की किरणें ऊपर से निकल गई वो निकल गई, और जो अवरोधक से टकरा गई वो बस टकरा गई, आगे नहीं जा सकती, अवरोधक है ना। जैसे कुछ भी चीज, रजिस्टर ही दे दो, जैसे यहाँ पर ये रजिस्टर है, सही बात है ना। अगर मैं यहाँ लेजर लाइट जलाऊं तो पीछे प्रकाश नहीं जाएगा, इसको हटा दूं तो प्रकाश जाएगा, इसको बीच में ले आऊं नहीं जाएगा। तो अवरोधक का काम कर रहा है ये अवरोधक। अगर अवरोधक के जो तीक्ष्ण किनारे हैं उस पर कोई प्रकाश की किरण सीधा आ रही है, अवरोधक के तीक्ष्ण किनारे पर, तो क्या होता है, अगर हम यहाँ पर एक पर्दा लगा दें तो पर्दे पर कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहां पर प्रकाश प्रवेश कर जाता है। O बिंदु से X बिंदु तक नीचे प्रकाश प्रवेश कर जाता है मुड़कर। जो प्रकाश की किरणें बिना अवरोधक के सीधी निकल गई वो तो पर्दे पर प्रकाश उत्पन्न करेगी, यहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश होगा जहां राइट लगाया, तो प्रकाश की किरणें यहाँ पहुंचेगी। सब प्रकाश की किरणें यहाँ पहुंच पा रही है, और कौन सी नहीं पहुंच पा रही है, जो यहाँ पर आपतित हो रही है वो नहीं पहुंच पा रही है। तो जो पहुंच पा रही है उनके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पहुंच पा रही है उनकी भी बात क्लियर है। लेकिन जो तीक्ष्ण किनारे पर आपतित हो रही है उसका क्या, जो तीक्ष्ण किनारे पर आपतित हो रही है उसका क्या। तो जो तीक्ष्ण किनारे पर आपतित होती है वो मुड़कर छाया क्षेत्र में पहुंच जाती है, इसको कहते हैं O के नीचे छाया क्षेत्र और O के ऊपर प्रकाश क्षेत्र। तो आप कभी ध्यान से देखना, किसी भी वस्तु की, किसी पिंड की छाया जो बनती है ना, उसके किनारे आप देखना, किनारों पर आपको शार्प कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलेगा,
शार्प कॉन्ट्रास्ट मतलब प्रकाश और एकाएक अंधेरा। एकाएक अंधकार नहीं होकर कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहां हल्का हल्का प्रकाश होता है, हल्का हल्का अंधकार होता है, वो क्षेत्र होता है विवर्तन क्षेत्र। क्यों? कुछ प्रकाश किरणें अवरोधक के तीक्ष्ण किनारे से टकराकर मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में पहुंच जाती है और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के स्पष्ट विवर्तन के लिए किनारे बहुत तीक्ष्ण होने चाहिए, जैसे शार्प ब्लेड्स होती है, शेविंग ब्लेड्स, और विवर्तन का प्रयोग उनके द्वारा किया भी जाता है। दो शार्प ब्लेड ले लें और उन ब्लेड्स के बीच में एक पतली सी जगह छोड़ दें, पतली सी खाली जगह, और यहाँ पर लेजर लाइट का प्रकाश डालें और पीछे व्हाइट दीवार पर आप क्या देखेंगे? चमकीली और काली पट्टिकाएं दिखाई देगी असमान तीव्रता की। तो वो एक विवर्तन प्रतिरूप होता है। अभी थोड़ी देर पहले जो टॉपिक खत्म किया है वो क्या था? व्यतिकरण। व्यतिकरण, उसका एक ग्राफ भी आपको बनवाऊंगा, ग्राफ एक बाकी है व्यतिकरण प्रतिरूप का। तो प्रकाश का विवर्तन, अभी कुछ लिखा तो नहीं है? लिखा तो नहीं ना? मैं पहले ग्राफ बनवा देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। किसका ग्राफ? जो टॉपिक हमने अभी अभी किया था, है ना, बीटा डार्क बीटा ब्राइट। बीटा ब्राइट पहले किया था, बीटा डार्क बाद में किया था। तो उसका एक ग्राफ आपको बता देता हूं। तो कहां बनाओगे? इस हेडिंग को ग्राफ के बाद हम वापस लिखेंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे। 1 नंबर का प्रश्न ग्राफ का भी बनता है। तो क्या लिखवा रहा हूं मैं? पथांतर, उसी टॉपिक का भाग है ना, पथांतर तथा प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ। पथांतर तथा प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ, और वो भी किसके लिए? इसको व्यतिकरण प्रतिरूप भी कहते हैं, व्यतिकरण को दिखाने वाला ग्राफ। तो देखिए यहाँ पर मैं ग्राफ दिखा रहा हूं, ये क्षैतिज दिशा है। क्षैतिज दिशा में हम किसे लेंगे? पथांतर को। ग्राफ किन्हीं दो भौतिक राशियों के बीच होता है, तो वो भौतिक राशियां कौन सी? एक पथांतर है, दूसरा है प्रकाश की तीव्रता। तो पथांतर अगर शून्य हो तो तीव्रता क्या होती है? बोला नहीं कोई। अधिकतम शून्य पथांतर कौन सा व्यतिकरण? संपोषी व्यतिकरण। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सभी के संगत कौन सा व्यतिकरण? संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में आयाम भी अधिकतम होता है और तीव्रता भी अधिकतम होती है। याद आ गया? तो यहाँ पर ये जो तीव्रता है, थोड़ा सा ठीक है क्या ये? तो तीव्रता ऊर्ध्वाधर दिशा में है और पथांतर क्षैतिज दिशा में है। इस बिंदु पर मैं कह रहा हूं शून्य पथांतर है, तो तीव्रता क्या होगी? अधिकतम। क्या हो गया? 5:20 है ना अभी तो, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण ग्राफ समझें इसको आप। इन दूरियों को बराबर लेना है आपको, है ना। देखिए, तो तीव्रता ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है। इस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम क्यों ली गई है? क्योंकि पथांतर शून्य है, संपोषी व्यतिकरण। इस बिंदु पर मैं पथांतर लिख देता हूं λ/2। इस बिंदु पर पथांतर लिख देता हूं -λ/2। और पथांतर अगर λ/2 है तो कलांतर कितना होगा? पाई का। पथांतर या कलांतर दोनों ही ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है अगर कलांतर पाई है तो पथांतर λ/2 होगा। पथांतर या कलांतर दोनों ही दिखाए जा सकते हैं, तो पाई लिख सकते हैं या फिर उसके संगत λ/2, λ/2 के संगत पाई। -λ/2 के संगत, माइनस क्यों बोल रहा हूं? पर्दे का जो आपने ओ बिंदु देखा था ना, ओ के ऊपर पी, हम ऊपर की बात कर रहे थे, ऐसा का ऐसा प्रतिरूप ओ के नीचे भी तो होता है, तो नीचे वालों के लिए माइनस माइनस माइनस। अब इतनी ही दूरी पर, यहां पर
वापस दीप्त और अदीप्त ऐसे बनाई जाएगी। तो मैं कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं, एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं ऊर्ध्वाधर और उसकी हाइट भी बराबर ले लेते हैं। यहां पर घुमाकर इसको लाना है नीचे, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो ऊंचाइयां हैं ये समान होनी चाहिए। इसके संगत माइनस लैम्डा, इसके संगत -3 λ/2, पाई के संगत -2 पाई, लैम्डा के संगत -2 पाई, माइनस लैम्डा के संगत -पाई और इसके संगत -3 पाई। यहाँ पर धनात्मक दिशा में देखें तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा के संगत 2 पाई, पथांतर या कलांतर दोनों। हाँ भाई, थोड़ा सा देख लें, आप बनाते समय हो सकता है आपका दिमाग समझने में कम दिमाग लगा रहे हो आप। यहाँ λ/2 है और यहाँ पाई है, मतलब विनाशी व्यतिकरण तीव्रता 0, 0 तीव्रता अधिकतम, लैम्डा तीव्रता अधिकतम। अब ये लैम्डा इधर भी है, ये माइनस लैम्डा है, ये प्लस लैम्डा है। लैम्डा और लैम्डा के संगत कलांतर 2 पाई, -2 पाई एक ही बात है, तीव्रता अधिकतम है। यहाँ पर भी इसके संगत तीव्रता अधिकतम हमें दिखानी होगी अभी, है ना। तो देखिए कैसे दिखाते हैं हम। कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर 3 λ/2 मतलब कलांतर 3 पाई। तो इस तरह से कीजिए पूरा इस डायग्राम को। तो पथांतर या कलांतर तथा तीव्रता के बीच ग्राफ, इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं आप। इसके आगे क्या आएगा, 2 लैम्डा, फिर 5 λ/2, देखो ना, λ/2 लैम्डा, 3 λ/2, फिर 2 लैम्डा। समपोषी विनाशी दोनों ही आते जा रहे हैं, विनाशी फिर समपोषी, फिर विनाशी फिर समपोषी आता जाएगा। तो दोनों तरफ सममित होता है ये वक्र। इसके बाद यहां आएगा -2 लैम्डा और इसमें इसके बाद आगे उतनी ही दूरी पर आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस का, चलता रहेगा ये। तो ये ग्राफ हमें व्यतिकरण में कालांतर तथा तीव्रता के बीच संबंध को दिखाता है। ठीक है, तो जो हेडिंग आपको लिखवाया था ना, प्रकाश का विवर्तन, अब वो शुरू कर सकते हैं। तो एटलीस्ट क्लास में पढ़ते पढ़ते नाम तो याद हो जाए कि विवर्तन नाम की कोई घटना होती है। जैसे प्रकाश का परावर्तन आपको पता है, सिलेबस में तो नहीं है बट पता तो है आपको। प्रकाश का अपवर्तन आपको पता है, वो सिलेबस में भी है। एक और ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और उस घटना का नाम है प्रकाश का विवर्तन। और ये कहाँ होता है, प्रकाश के मार्ग में उपस्थित अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों पर, प्रकाश के मार्ग में उपस्थित अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों पर। तो लिखें, ग्राफ तो हो गया होगा, दिख रहा है ना, पथांतर भी दिखा दिए, कलांतर भी दिखा दिए यहाँ पर साथ में। तो अब परिभाषित करते हैं प्रकाश के विवर्तन को। तो ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, छोटा प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का, 1 नंबर का, है ना। लिखिए, प्रकाश का, थोड़ा दूर पीछे रह गए क्या, रुके थोड़ा, ग्राफ बना लेंगे ना, अधूरा रहेगा क्या आपके। तो भाई कॉपी में जो लाइनिंग है ना, उसको लाइनिंग को काम में लेकर ऊंचाइयां बराबर लेनी है। मैंने तो लाइनिंग नहीं थी फिर भी कोशिश यही की है, प्रत्येक अधिकतम तीव्रता समान ऊंचाई पर, समान ऊंचाई पर, है ना। आपके तो कॉपी में लाइनिंग है तो टेंशन ही नहीं है, आप टर्न ले लोगे समान ऊंचाई पर। तो लिखिए, प्रकाश किरणों का
प्रकाश किरणों का प्रकाश के मार्ग में उपस्थित प्रकाश किरणों का प्रकाश के मार्ग में उपस्थित अवरोधक अवरोधक अथवा अथवा देख लेना इधर, अथवा द्वारक, अवरोधक अथवा द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से तो अवरोधक तो आपको बता दिया, ये द्वारक क्या होता है वो भी बता देता हूं। जैसे अवरोधक है, बीच में कोई भी पिंड आ गया, अवरोधक। लेकिन द्वारक क्या होता है? एक बड़ा सा अपारदर्शी पिंड और उसके बीच में क्या है? छिद्र। यहाँ पर प्रकाश की किरणें आ रही है, आ रही है, आ रही है, आगे जा नहीं पा रही है, लेकिन छिद्र के यहाँ पर जो प्रकाश किरणें आ रही है वो आगे निकल जाएगी। लेकिन जो प्रकाश किरण ठीक तीक्ष्ण किनारे पर टकराएगी वो मुड़ जाएगी, जो ठीक तीक्ष्ण किनारे पर टकराएगी वो मुड़ जाएगी। तो इसे कहते हैं, इस छिद्र को क्या कहते हैं? द्वारक। और इसे कहते हैं पूरा का पूरा अवरोधक। तो क्या लिखा? जब प्रकाश किरणें प्रकाश के मार्ग में उपस्थित अवरोधक अथवा द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर, एक शब्द कटवा देते हैं ना, मार्ग में उपस्थित अवरोधक तथा द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से, ठीक है, एक शब्द तो नहीं घुसा दिया ना, जब नहीं ना, ठीक है, मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में, मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश करने की घटना को, मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब आपको डायग्राम से बात समझाते हैं ताकि आपको डेफिनेशन लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं हो। दो चित्र हम बनाएंगे, एक अवरोधक और दूसरा द्वारक। तो अवरोधक कैसे विवर्तन करता है? मान लिया कोई अवरोधक है, जानबूझकर मैं इस अवरोधक का किनारा तीक्ष्ण दिखा रहा हूं ताकि विवर्तन हो, और इसके आगे रखा हुआ है यहाँ पर कोई पर्दा। तो ज्यामितीय छाया क्षेत्र क्या होता है? इसके तीक्ष्ण किनारे से प्रकाश की किरणों की दिशा में एक रेखा खींच दें। इसके नीचे अंधकार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश किरणें गिर रही है वो आगे पहुंच नहीं पा रही है, तो अंधकार ही अंधकार होना चाहिए। लेकिन जो प्रकाश किरण सीधे तीक्ष्ण किनारे पर आपतित होती है, सीधे तीक्ष्ण किनारे पर आपतित होती है, वो तीक्ष्ण किनारे से टकराकर थोड़ा अंदर प्रवेश कर जाती है। तो जहां अंधकार होना चाहिए वहां पर अंधकार हो नहीं पाता। ओ एक्स क्या है? विवर्तन क्षेत्र है। और ऊपर प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के पर्दे पर पहुंचती है और प्रकाश उत्पन्न करती है। प्रवेश कर जाता है, कुछ भाग में प्रकाश प्रवेश कर जाता है, और प्रकाश का अवरोधक के तीक्ष्ण किनारे से, प्रकाश का अवरोधक के तीक्ष्ण किनारे से मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाना, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। तो इसे कहते हैं ज्यामितीय छाया क्षेत्र, इसमें प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा मैंने नाम? अवरोधक। अवरोधक। एक चित्र तो ये बनाना है पहले आपको। तो जो प्रकाश किरण प्रवेश कर गई, और मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर, यहां OX विवर्तन क्षेत्र है, यहां OX विवर्तन क्षेत्र है। तो अवरोधक से तो दिखा दिया विवर्तन, अब द्वारक से भी दिखा देते हैं।
तो प्रकाश की किरणें, ऊपर वाली ये किरणें ब्लॉक हो गई, आगे नहीं जा पा रही, नीचे वाली ये किरणें भी ब्लॉक हो गई, आगे नहीं जा पा रही, लेकिन तो ये बार बार कॉल आ जाते हैं एक तो यहां पर ठीक तीक्ष्ण किनारे पर जो प्रकाश किरण आ रही है वो मुड़कर अंदर प्रवेश कर जाती है। ये अंदर प्रवेश कर गई और यहाँ पर भी तीक्ष्ण किनारे पर जो सीधे आपतित हो रही है प्रकाश किरण, वो विवर्तित होकर अंदर प्रवेश कर जाती है। और यहाँ पर जो प्रकाश किरण आ रही थी उसकी आपतन की दिशा दिखा देता हूं, और आपतन की दिशा से पता लग रहा है कि प्रकाश किरण कितना अंदर प्रवेश कर गई थी। ये देखो, ये वाली जो प्रकाश किरण है ना, इसके आपतन की दिशा को मैंने यहाँ तक बढ़ाया, और ये वाली प्रकाश किरण है, इसके आपतन की दिशा को भी आगे बढ़ाया, लेकिन विचलित होकर प्रकाश किरण यहाँ पहुंच गई। तो इसे कहते हैं द्वारक। छिद्र से, छिद्र की जो किनारे हैं, छिद्र के भी किनारे होते हैं, उनसे टकराकर प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर कहाँ? छाया क्षेत्र में, छाया क्षेत्र में द्वारक। तो ये आपकी पुस्तक ही है ना, इसमें और कोई छोटा टॉपिक हो तो पहले वो बता देते हैं। अवरोधक तथा द्वारक की बात हो गई। डायग्राम बना ले तो बता देना। बना ही लिया? ध्रुवण तो हट गया चैप्टर। अरे वाह, ये तो बढ़िया काम है। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, ध्वनि तथा प्रकाश के विवर्तन की तुलना, चलिए विवर्तन के प्रकार बताते हैं फिर आपको। फ्रेनेल विवर्तन, फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो ये छोटा टॉपिक एक मिला। डायग्राम हो गया क्या? क्योंकि इसमें एक एकल स्लिट द्वारा विवर्तन है, एक बड़ा टॉपिक है, बस वो करना है लास्ट। उससे पहले एक छोटा टॉपिक आज ही कर लेते हैं, फिर एक और क्लास लेंगे। और ये चैप्टर ज्यादा छोटा तो नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसका मतलब। तो लिखें, लिखिए। विवर्तन के प्रकार, विवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। विवर्तन के प्रकार में दो हैं आपके सिलेबस में। किस आधार पर दो हैं? तो मैं आपको याद दिला दूं, चैप्टर के शुरुआत में आपको तरंगाग्र पढ़ाया था। तरंगाग्र तीन प्रकार के थे, गोलीय, बेलनाकार। सुन लो एक मिनट, गोलीय, बेलनाकार। लेकिन अगर प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से बहुत दूर हो तो गोलीय तथा बेलनाकार तरंगाग्र का छोटा भाग कैसा माना जाता है? समतल। तो या तो तरंगाग्र गोलीय या फिर बेलनाकार होते हैं, या फिर समतल। और किस आधार पर? अगर बिंदु प्रकाश स्रोत निकट हो तो गोलीय तरंगाग्र मिलेगा, अगर रेखीय प्रकाश स्रोत निकट हो तो बेलनाकार तरंगाग्र मिलेगा, और अगर ये बहुत दूर हो तो समतल मिलेगा। तो दो ही आधार बन रहे हैं। अगर प्रकाश स्रोत निकट है तो गोलीय या फिर बेलनाकार, और अगर दूर है तो समतल। तो फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर दो विवर्तन होते हैं। उसमें पहला नंबर लिखिए, फ्रेनेल। फ्रेनेल विवर्तन वैज्ञानिकों के नामों के आधार पर है ये, फ्रेनेल विवर्तन। तो मुख्य बात तो आपको बता दी मैंने कि किस आधार पर विवर्तन दो प्रकार के हैं। तो लिखिए, यदि विवर्तन उत्पन्न करने वाला अवरोधक अथवा द्वारक, यदि
विवर्तन उत्पन्न करने वाला अवरोधक अथवा द्वारक। प्रकाश स्रोत से सीमित दूरी पर हो तो उत्पन्न विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। सीमित दूरी पर हो तो उत्पन्न विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। तो दूरी के आधार पर दिमाग में फिट कर लेना। विवर्तन कौन कौन कर सकता है? अवरोधक कर सकता है, द्वारक कर सकता है। विवर्तन होता क्या है? तीक्ष्ण किनारों पर जो प्रकाश टकरा रहा है वो थोड़ा मुड़कर छाया क्षेत्र में पहुंच जाता है, बस यही है विवर्तन, है ना। प्रकाश किन किन घटनाओं में मुड़ता है मैंने कहा था, तो आपने कहा परावर्तन, अपवर्तन, एक और है विवर्तन। ठीक है, इसमें नोट करके लिख लो, नोट करके नीचे। इस विवर्तन में आपतित तथा विवर्तित तरंगाग्र गोलीय अथवा बेलनाकार होते हैं। आपतित तथा विवर्तित तरंगाग्र गोलीय अथवा बेलनाकार होते हैं। आप भी सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि सीमित दूरी, प्रकाश स्रोत अगर सीमित दूरी पर है तो प्रकाश स्रोत दो ही प्रकार का होता है, या तो बिंदुवत या फिर रेखीय, तो गोलीय अथवा बेलनाकार ही हो सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर लिखिए, फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो अच्छे अच्छे नाम है आपके सामने। फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो अब सीमित दूरी वाली बात तो फ्रेनेल में हो गई। अब हम कहेंगे कि अवरोधक या द्वारक से प्रकाश स्रोत बहुत दूर हो तो उत्पन्न विवर्तन क्या होता है? फ्रॉनहोफर। और फ्रॉनहोफर विवर्तन में आपतित और विवर्तित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र, बहुत दूर होगा, इसलिए लिखिए, अपने आप लिख लेंगे लैंग्वेज क्या। यदि विवर्तन उत्पन्न करने वाला द्वारक अथवा अवरोधक, यदि विवर्तन उत्पन्न करने वाला द्वारक अथवा अवरोधक, या अवरोधक अथवा द्वारक, कुछ भी लिखें, द्वारक अथवा अवरोधक प्रकाश स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर हो तो, प्रकाश स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर हो तो, बहुत अधिक दूरी पर हो तो उत्पन्न विवर्तन फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। उत्पन्न विवर्तन फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। गिर रहा है थोड़ा तिरछा, ऐसे ही, ये देखो ये ऐसे खड़ा है, ऐसे नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ता है ना, सब चल जाता है, लेकिन एग्जाम में आप इसको खड़ा ही बनाए, कोई दिक्कत नहीं, सीधा खड़ा। ओके, हाँ, नोट करके इसमें क्या लिखना है, नोट करके इसमें क्या लिखना है, इस विवर्तन में आपतित तथा विवर्तित तरंगाग्र। एक नंबर का प्रश्न तो कैसे भी बन सकता है, एक शब्द में भी आंसर देना होता है। इस विवर्तन में आपतित तथा विवर्तित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होता है। समतल तरंगाग्र हो
समतल तरंगाग्र होता है। हो गया यहां तक? नेक्स्ट हेडिंग एक और कर लें तो लिखिए, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण तथा विवर्तन में टाइम बताएं। अरे कल आपको एक HW दिया था, वो दिखाया ही नहीं आपने, बनाया ही नहीं। कितना शान से बोल रहे हो आप, बना नहीं, असंभव। बन तो गया, देखो है ना भाई, प्रकार नहीं था तो कैसे बनेगा? जादू से थोड़ी होगा कि आप मन में सोचोगे पेंसिल चलने लग जाएगी। तो ये तो क्या, पेपर इनका थोड़ा सा वाइट नहीं है, ये तो घर वालों को भी दिखता। किसी ने बनाया होगा ना, इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं सीधे सीधे। पेंसिल ही नहीं है, प्रकार ही नहीं है ऐसा। मैंने कहा था ना, पड़ोस में कोई छोटे बच्चों से ले लेना आपके आसपास। भाई जंगल में थोड़ी रहते हो आप, गली मोहल्लों में कहीं कॉलोनी में रहते होंगे ना, पड़ोस में सबसे झगड़ा करके थोड़ी रहते हो आप, सब हिल मिल के रहते हैं सब, और क्या। तो वैसे तो आपके घर पे ही होगा ढूंढना, आपको पता भी नहीं होगा, थोड़ा ढूंढना है ना, याद रख के। मैं आज व्हाट्सएप कर दूंगा, कृपया प्रकार ढूंढ लेवें, आपको याद दिलाने के लिए, है ना। कोई एक जना मुझे याद दिला देना कि सर वो ग्रुप में याद दिला दो। ग्रुप में तो शायद, है ना, एक जना ही मैसेज कर सकता है, तो आप कोई एक जना याद दिला देना मुझे कि सर बच्चों को याद दिला दो। तो ये बनाना है, क्योंकि आप विवर्तन का ये टॉपिक, विवर्तन याद आ गया, देखो व्यतिकरण का वो टॉपिक कर लेंगे ना, श्रृंग और गर्त वाला, सतत रेखाएं असतत रेखाएं, तब आपको व्यतिकरण थोड़ा गहराई से दिमाग में बैठेगा। आप खुद देखेंगे कि हाँ, पर्दे पर दीप्त और अदीप्त क्रमागत रूप से बन रही है, और आप ये भी देखेंगे समान दूरी पर आ रही है। दीप्त और अदीप्त के बीच की, फिर अदीप्त और दीप्त के बीच की, फिर दीप्त और अदीप्त के बीच की दूरी समान होगी, प्रकार से सही सही चाप लगाओगे तो। क्या हुआ, पड़ोस याद आ रहा है आपको, सबसे झगड़ा कर रखा है। तो मार्केट में आपको मिल जाएगा 5-10 रुपए का, भाई हम तो 2-3 रुपए का खरीदते थे, अब कितने रुपए का हो गया? तो आप थोड़ा सा काम चलो, एक बार बनाना है आपको, तो आप 3-3 जनों का ग्रुप एक साथ यहाँ आता तो एक खरीद लेते, बना लेते। पैसे से कुछ नहीं हो, रुपए लगेंगे उसमें, है ना। पैसे तो चलना बंद हो गए शायद, कब के ही हो गए आप तो। हाँ भाई, तो हेडिंग क्या लिखा? अब देखो, ये हंसी मजाक के चक्कर में आप इसको हंसी मजाक में मत उड़ा देना, इसको बना ही लेना। आज बना लिया ना आपने? तो फिर तो लेक्चर देखा तो उसमें पता लगा होगा ना, HW दिया था, उस लेक्चर में भी तो HW सुनने में आया होगा आपको, कल ही कहा था ना, पूरा देख लिया था। हाँ तो आप आज बना लेना, आपने भी देख लिया तो आज सुन लेना उसको, उसमें सुनाई दे जाएगा आपको HW करना, ठीक है ना। चलिए, तो एक पेज नंबर बता रहा हूँ HW आज का 299। 4 बिंदु हैं और वो किस में अंतर दिखा रहे हैं? हेडिंग लिखा है ना आपने, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। 299, 292, 99 बोल दिया गया, हाँ तो लिखा है ना, वही सही है। 292 पेज नंबर पर 4 बिंदु हैं, 4 ही हैं। तो आपको इनको लिखना है, कल हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, सुन लो ध्यान से, कल इस चैप्टर को एंड करेंगे। ये बिंदु आपको कल समझ में आएंगे, आंशिक रूप से तो आ जाएंगे, क्योंकि व्यतिकरण तो पढ़ लिया आपने पूरा। विवर्तन का एक गणितीय विवेचन करवाऊंगा, उसमें भी कौन सा विवर्तन आपके सिलेबस में है? एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन। एकल स्लिट मतलब एक छिद्र, एकल स्लिट, द्विस्लिट किए थे ना, 2 छिद्र S1 S2, एक छिद्र अगर है कहीं पर, तो वहां पर फ्रॉनहोफर विवर्तन अगर होता है तो पर्दे पर कैसा प्रतिरूप दिखता है, उसकी कल हम बात करेंगे। और 50% संभावना है यही मिलेंगे इसी रूम में, अन्यथा हो सकता है कल की क्लास हमारी 100% कैसी हो, ऑनलाइन। घर से लूंगा फिर मैं, अगर यहाँ पर ये ज्यादा ही कुछ तामझाम करता,
ज्यादा चांसेस तो है आपको यही आना है जो आते हैं रोज, क्योंकि यहाँ बस गाड़ियां जो अंदर हम ला रहे हैं ना, वो हो सकता है हम बाहर लगा दें, हैंडल लॉक लगा, कोई दिक्कत नहीं, पैदल चलकर अंदर आ जाए, ठीक है ना, सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।